हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो अभी जैसा कि कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रहा है, जनरली दी 100 और इस तरीके के T20 आई टूर्नामेंट चल रहे हैं मार्केट में। तो हम बात करेंगे क्रिकेट के फील्ड के बाहर की ही, जिसमें इसकी सबसे प्रमुख है कि माइकल क्लार्क को फिर से स्किन कैंसर डायग्नोज हुआ है। एक लेसन टाइप से फॉर्म होता है उनके बॉडीज में, जो कि उसको रिमूव कराया जाता है सर्जरी के बाद। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो ये मेलोमीनिया करके कैंसरस पाया जाता है, जो कि जनरली ऑस्ट्रेलिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में प्रचुर मात्रा में लोगों को हो रहा है। क्योंकि बोला जाता है, मतलब हम जब 6 7 में पढ़ते थे तब से ये हमें पढ़ने में आता था कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ओजोन लेयर होता है वो फट चुका है, और फटने की वजह से यूवी रेज जो है वो वहाँ पर डायरेक्ट मिलती है, और वहाँ पे स्किन कैंसर या फिर जनरली जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा आइडेंटिफाई होते हैं। उन्हीं के शिकार हुए हैं माइकल क्लार्क। बहुत ही दुखद खबर है ये, बट होप करता हूँ कि वो रिकवर कर जाएंगे। जनरली ये उनको शायद सेकेंड या थर्ड टाइम डायग्नोज हुआ है कैंसर, और फर्स्ट टाइम उनको शायद 2006 के टाइम पे डायग्नोज हुआ था। उस समय ये रिपोर्ट्स मीडिया में छुपा दी गई थी, ये इस टाइप का कुछ हुआ है। लेकिन माइकल क्लार्क ने ब्रेक लिया उस समय वर्ल्ड क्रिकेट से, और रिकवर हुआ और सर्जरी करा करके फिर वो तुरंत वापस आ गए। इस बार उनके नाक के पास एक लेसन बोला जाता है, वो उभर करके आया है और उसको निकाला गया है सर्जरी के थ्रू, और उसमें पाया गया कि ये कैंसरियस है और स्किन कैंसर से जूझ रहे हैं। दिस इज द थर्ड और फोर्थ टाइम उनको इस तरीके से कैंसर आया है। बट मजेदार बात यह है, अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी ये डिटेक्ट होता है ना, उतने जल्दी चांसेस, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे रिकवरी पाने के, और उतने से ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इससे आप उभर सकते हैं। तो ये माइकल क्लार्क, मुझे 100% उम्मीद है कि इससे वो उभर जाएंगे। बट शरीर में, ब्रेन में, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहन में ये आ जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ही इज सच ए फिट गाय। और मेरे को जहां तक मुझे याद है, माइकल क्लार्क हमेशा अपने प्लेइंग डेज में सबसे ज्यादा सनस्क्रीन लगाया करते थे। और उनकी जो स्किन की जो टोन है ना वो भी अलग है, अलग डिफरेंट टाइप की है। उनके हेयर्स पूरे ग्रे हैं, वाइट हेयर्स हैं जनरली उनके। प्लेइंग डेज सही है, वो तो बाद में फिर वो सर कलर कराया या क्या करा। जब आप देखेंगे डेब्यू सीरीज जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में आकर के खेला था, उस समय के हेयर कलर देखिए उनके, अलग ही कलर थे उनके, बिल्कुल वाइटिश, जिसको गोल्डन वाइट बोला जाता है, वो कलर के उनके हेयर्स हेयर्स हुआ करते थे। और स्किन की जो टोन है उनकी वो भी बहुत ही ज़्यादा मिल्की वाइट से भी ज़्यादा वाइट है, वाइट है वो। और जनरली जो देखा गया है कि जो वाइट पीपल होते हैं उनको ये स्किन कैंसर का जो डिजीज़ है या जो कैंसरियस है, वो जल्दी उनको प्रभावित करता है और वो ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। तो मेरी दुआ है, मेरी प्रे है, मेरी अपनी टीम की तरफ से और मेरे अपने फैन बेस की तरफ से, या मेरे जो सपोर्ट्स हैं जो भी हैं थोड़े बहुत, उन सब की तरफ से मैं माइकल क्लार्क की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने टॉक शो में और अपने कमेंट्री बॉक्स में आए, ऐसे से पहले वो फिट हो और वो आ जाएं। बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ है, क्रिकेटर्स को हाल फिलहाल में, जिनमें से जान गई है जो 2 3 लोगों के। एक तो हीट स्ट्रिक को हुआ था, उनसे उसकी वजह से उनकी जान गई। मार्टिन क्रो थे उसमें, उनके वजह से उनको गई। जो रिकवरी किए हैं उस पर रिकवरी में आपके युवराज सिंह हो गए, और जेफ बॉयकॉट हो गए, जेफरी बॉयकॉट, वो हो गए। उन्होंने रिकवरी किया हुआ है समवॉट। माइकल क्लार्क ने भी किया हुआ है, रिकवर्ड हुए हैं वो कैंसर से, एंड ठीक होकर के फिर से वो मैदान में दिखाई दिए हैं। तो इसके साथ मैं ये न्यूज़ जो है, जो साझा करना चाहता था, ये समाप्त करता हूँ। और अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। 2 3 मुद्दे हैं जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। पहला तो रविचंद्रन अश्विन, हमारे ऐश खन्ना, आईपीएल से रिटायर हो गए हैं। और उन्होंने ट्विटर पे ये साझेदारी दी है, जो कि अब एक्स है। उन्होंने वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि
इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर मी, और मैं रिटायर हो रहा हूँ आईपीएल से, बट मैं दूसरे वर्ल्ड ग्लोब में जहाँ जहाँ T20 आई लीग्स होंगे वहाँ वहाँ मैं खेलूंगा, वहाँ वहाँ मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो माइक रविचंद्रन अश्विन जब रिटायर हुए थे ना टेस्ट क्रिकेट से, जब जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास अभी स्टिल आई हैव 2 to 3 गुड ईयर्स टू प्ले फॉर इंडिया। और मुझे लगता है कि राइट समय पे उन्होंने रिटायरमेंट किया है, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से वो विकेट नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से वो उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। वट एवर द रीजन, वो जो बाइट होता है ना गेंदबाजी करते समय, जो लूप आता है, वो उनकी गेंदबाजी में नहीं दिख रहा था लास्ट 1.5 ईयर से। मैं जो नोटिस कर रहा था उनको, तो जनरली अश्विन का जो रिप है ना, जो वेरिएशन है, जो वेरिएशन नहीं आप उसको बोलेंगे लूप, जो लूप होता है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ करके गिरने के बाद कांटा बदलता था बॉल। वो रविचंद्रन अश्विन की खासियत, जो उसका कैरम बॉल है, पड़ा और कांटा बदल दिया, वो उसकी स्टॉक डिलीवरी थी। तो वहां पर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, लेकिन रिसेंट ईयर्स में ना उनका फॉर्म भी डिप हुआ, उनकी जो पेनिट्रेशन है वो डिप हुई, और एक तरह से बॉलिंग तो कर रहे थे लेकिन विकेट नहीं निकाल रहे थे। और इंडिया में अगर आप विकेट नहीं निकालोगे तो आपको 90% चांस है कि आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, बिकॉज इंडिया में अगर स्पिनर एक विकेट नहीं निकाल रहा है तो फिर उससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता है क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि आपको मैचेस जो है जितवाता वो स्पिनर ही है। मैंने बहुत सारे सीरीज देखे जिसमें अश्विन लास्ट 2-3 साल से खेल रहे थे, और वो सीरीज हम मैचेस हम जीते नहीं, बट वहां पर जैसे एक मुझे मैच याद आ रहा है जिसमें न्यूजीलैंड ने 9 विकेट गिर गई थी और 1 विकेट बच गया था, और एजाज पटेल था शायद, और रचिंद्र रविंद्र थे। ये दोनों ने मिलकर के पूरा 2 घंटा सेशन में बैटिंग किया और टेस्ट को वो ड्रॉ करा लिया। एक वो सीरीज मुझे याद आता है, उसमें अश्विन भी बॉलिंग कर रहे थे और पूरा का पूरा एक विकेट, लास्ट का विकेट वो नहीं ले पाए। उसके बाद न्यूजीलैंड फिर दोबारा टूर करती है जिसमें न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हराया। वो सीरीज भी अश्विन ने खेला और वहां पर भी वो परफॉर्मेंस नहीं आई जो कि टीम इंडिया को उनसे उम्मीद थी। तो अश्विन डिप थे, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट कॉम्पिटिटर, ग्रेट ग्रेट फाइटर, और बैटिंग से भी अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, बॉलिंग से भी अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, और एक टीम मैन की तरह वो खेले हैं, नो डाउट अबाउट इट। जो भी लोग बाहर के लोग बोले कि वो ऐसे थे वो ऐसे थे, इंडिया में पिछे टर्निंग ट्रैक्स बनते थे तो विकेट उन्होंने ज्यादा लिया, बात इस चीज की नहीं है। बात इस चीज की है कि आपको मौका मिला और आपने उस मौके को भुनाया। बिकॉज अगर वो परफॉर्म नहीं करते ना इनिशियल ईयर्स में, तो हम लोग फिर हो जाता कि वी आर मिसिंग हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को वो रिप्लेस किए थे, और अश्विन का ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, अश्विन का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ऑफ स्पिनर को जब रिप्लेस करके आता है ना टीम में, तो वो अपनी जगह जरूर बनाता है, छाप जरूर बनाता है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट हो चाहे वो सीएसके हो। सीएसके में अश्विन ने मुथैया मुरलीधरन को मजबूर कर दिया मैनेजमेंट को कि मुथैया मुरलीधरन को आप ड्रॉप करिए या फिर उसको रिटेन रिटेन मत करिए और मुझे लीजिए, बिकॉज आई एम ए लोकलाइट और मैं आपको विकेट निकाल के दूंगा चेन्नई के विकेट पे। तो वहां पर वो मुथैया मुरलीधरन को सीएसके ड्रॉप करती है, ड्रॉप इन द सेंस कि उनको उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं होता है, और मुरलीधरन को रिलीज किया जाता है, और अश्विन आते हैं 2009 में, एंड ही प्लेड ए पिवटल रोल इन 2010 एंड 2011। जो आईपीएल जीता उन्होंने, 18 या 20 विकेट उन्होंने लिया, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर, मतलब 5th विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ आईपीएल हिस्ट्री, वो रिटायर हुए हैं। उसके साथ ही 2014 में जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो चैंपियंस लीग ट्रॉफी होती है, वो उन्होंने जीता सीएसके के लिए। तो बहुत ही अहम रोल और क्रूशियल रोल रहा है अश्विन का सीएसके में। फिर उसके बाद आईपीएल 2016 में जब सीएसके को बैन किया गया, तो वो आरपीएस गए, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी उनके कैप्टन थे, और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फिर दोबारा वो चेन्नई में देखने को नहीं मिले, और उसके बाद वो वहाँ से दिल्ली, सॉरी पंजाब गए। पंजाब से फिर वो पंजाब के कैप्टन भी शायद उनको 1 साल के लिए बनाया गया था। उसके बाद फिर वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली में कुछ 5 करोड़ के दिल्ली ने उनको खरीदा था, और दिल्ली में से फिर वो 2 साल खेलते हैं। उसके बाद फिर वो जयपुर राजस्थान के लिए आते हैं, जहाँ पे वो 2-3 साल परफॉर्म किया, और ही मतलब लीथल कॉम्बिनेशन बना युजवेंद्र चहल और आर अश्विन का वहाँ पर, और उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया। फाइनल में वो हार गए बेसिक,
लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना था युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन का राजस्थान के प्लॉट पे। फिर पता नहीं राजस्थान ने उनको क्यों रिलीज़ किया। उसके बाद फिर लास्ट ईयर सीएसके ने उनको होम वापसी कराया, 9.5 करोड़ का बिड पे उन पर गए, और उसके बाद उस आईपीएल टूर्नामेंट में शायद 9 मैचेस खेले वो, और कुछ 6-7 विकेटें उन्होंने ली होंगी, बट ज़्यादा विकेटें नहीं ले पाए और वो छाप नहीं छोड़ पाए जो रविचंद्रन अश्विन का होता था। तो मैनेजमेंट को भी कहीं न कहीं ये लग रहा था, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मैसेज उनको दे दिया गया था कि हम आपको रिटेन नहीं कर रहे हैं, हम वी विल रिलीज़ यू। तो उनको लगा कि एक सेटबैक होगा, एक गलत मैसेज जाएगा और पता नहीं दूसरे फ्रेंचाइज़ मेरे लिए बिड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये बेटर होगा कि मैं रिटायर हो जाऊँ, कोई प्रेशर नहीं होगा मेरे ऊपर, और मैं जब दूसरे वर्ल्ड क्रिकेट लीग खेलूँगा या खेलने जाऊँगा, तो वहाँ पर मेरे पर भी कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा वहाँ पे। तो आर अश्विन का ये करियर यहाँ पे समाप्त होता है इंडिया के लिए, इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट के लिए और आईपीएल के लिए भी। यहाँ से मैं प्रे करता हूँ या उनको विशेष देता हूँ अपने, कि वो जो भी करियर पे जाएं वहाँ पे वो एक्सेल करें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो, जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट लीग्स और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइज के लिए खेलने खेलने के लिए काबिल हों, और वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करे जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के लिए किया है। ही इज़ अ ट्रू सर्वेंट, ही इज़ अ सोल्जर। जो सिडनी का जो हम टेस्ट ड्रॉ किए थे ना, उसमें रविचंद्रन अश्विन का बहुत बड़ा योगदान था, उसको नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे मैचेस हैं जहाँ पर अश्विन ने आ करके मतलब 5 सेंचुरीज उन्होंने टेस्ट में लगाई है, और 5 टेस्ट मैच इंडिया में सेंचुरी लगाना फॉर ए प्लेयर लाइक 8th पे जो आ रहा है, 9th पे जो आ रहा है, उसके लिए वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। अश्विन के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, ही इज अ ट्रू कंपेनियन, और लोग अश्विन के आधा भी बन जाएंगे ना, तो भी वो ग्रेट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि अश्विन सिंगल हैंडेडली मैच जिताया है, उसने बहुत सारे सीरीज जिताए हैं इंडिया को। अपोजिशन को समझ में नहीं आता था कि कौन बॉल आ रही है, कौन सी बॉल जा रही है, कौन सी घूम रही है, कौन सी कैरम बॉल हो रही है, कौन सी सीधी आ रही है, कौन सी टर्न हो रही है, कुछ भी किसी को अंदाजा नहीं होता था। और अगर आप फर्स्ट टाइम उनको खेल रहे हैं तो फिर वो और आपके लिए लीथल और घातक बन जाते हैं। इंग्लैंड को चलने नहीं दिया बेस बॉल पे उन्होंने, जो इंग्लैंड अपना 2023 में, तो इंग्लैंड शायद बेस बॉल पे प्राइम पे आ चुकी थी, नहीं 2022 के बाद से, और उसके बाद इंग्लैंड आई थी इंडिया। बेन स्टोक्स को तो वो पैर जमाने नहीं देते थे, मतलब मेरे को नहीं लगता कि बेन स्टोक्स ने इंडिया में आकर के कभी भी 50 या 70-80 रन का भी पार की कोई खेला होगा, मौका ही नहीं देते थे अश्विन। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो वो तो आपके लिए काल है, फिर कितना डिफेंड करोगे, डिफेंड करोगे, आप स्लिप में कॉट हो गए ही होगे, नहीं हुए बच गए तो आप एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गए, क्योंकि वेराइटीज इतनी थी, वेरिएशन इतने थे, और वो पता था कि किस बॉलर को कब कहां पर हिट करना है। वो बहुत ही अच्छा एक ना कैलकुलेटिव माइंड था उनका, कि पेशेंस अगर टेस्ट करना है तो चलो आज पेशेंस वाला गेम खेलते हैं, मैं आपको इसी लेंथ पे बॉल गिराता रहूंगा, देखता हूं आप कितना छोड़ते हो। इस तरीके से भी उन्होंने बहुत सारे, स्टीव स्मिथ, लबुशेन, उनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को वहां पर स्पिन में फंसाना मजाक नहीं है, ये काम हरभजन सिंह ने भी नहीं कर पाए अपने प्राइम पे और अपने पिक पे। अनिल कुंबले ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया में तहलका मचाया था, लेकिन उसके बाद अगर कोई स्पिनर मचाया है तो वो है रविचंद्रन अश्विन। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को बुली करना, तो अश्विन अन्ना को दिल से सलाम है बॉस। आप बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे इंसान भी आप हैं, आप नो डाउट, आपका जो सोच है वो बहुत बड़े लेवल पे जाता है, आप रेस्पेक्ट भी देते हो अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को अपने साथ भी खिलाते हो। और रविचंद्रन अश्विन जिस तरीके का वो बंदा है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उसको लग रहा है कि मुझे नहीं खिलाया जा रहा है, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं बेंच आकर के वार्म करूँ। तो रविचंद्रन अश्विन जिस तरीके से वो खेल रहे थे और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते आए थे 2 साल से, वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हिट ले रहे थे, और फॉर्म डिप हुई उसके बाद वो अश्विन दिखा नहीं जो अपने प्राइम पे या पिक पे होता है। यही बोलूंगा कि पिक पे रिटायर नहीं हुआ वो बंदा, जब स्लम्प ऑफ द फॉर्म आया और बाहर उनको मौके कम मिल रहे थे विदेशों में, जनरली वहां पर हम बैटिंग को प्रेफरेंस देते थे, तो रविंद्र जडेजा कभी खेल लिए, कभी वॉशिंगटन सुंदर खेल लेते थे, तो इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था और अश्विन को कम प्रेफरेंस दिया जाता था। तो अश्विन, कम प्रेफरेंस की वजह से ही अश्विन को
मौके नहीं मिले जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में लिया था। चलिए बात करते हैं अब हारिस रऊफ से। हारिस रऊफ ने मुझे पता नहीं, पाकिस्तानियों की ना एक आदत होती है, पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कब किससे कैसी बात करनी होती है, किससे नहीं करनी होती है। जनरली जो हारिस रऊफ ने स्टेटमेंट दिया है, ना कि वो किसी मीडिया में दिया है, ना किसी उसने प्रेजेंटेशन पे दिया है, ना ही उसने कॉन्फ्रेंस में दिया है, किसी चीज में नहीं दिया है। एक प्रैक्टिस मैच चल रहा था और वहां पे क्राउड उनको उत्साह कर रहा था या उनको बुली कर रहा था, जो भी बोल लीजिए। उनसे पूछता है कि दो मैचेस हैं इस बार, इंडिया के साथ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो टॉन्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। वहां पर आप ये बोल देते कि हाँ हम जीतने की खेलेंगे, हम जीत की कोशिश करेंगे। वहां पे भी आप वो धर्म पॉलिटिक्स ले आते हो कि दोनों मैच अपने हैं इंशाल्लाह। तो इस तरीके से ना आप हर्ट करते हो अपने फैंस को भी, अपने स्पेक्टेटर्स को भी, क्राउड को भी, मीडिया को भी। आप बातें अच्छी नहीं कर पाते हो तो आप मत करो। कुछ भी बकवास करके आप अपना डाउनफॉल, अपनी टीम का मोराल क्यों गिरा देते हो? अब आप हारोगे ना उसमें से मैच, तो आपको वही क्राउड आकर के फिर आपको टोंट मारेगी। दोनों मैच अपने हैं, दोनों मैच अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं, सपने सपने होते हैं, यही सब चलेगा फिर। मत करो यार, क्यों छेड़ना किसी चीज को अन्य से। आप एजुकेटेड नहीं हो, देखो आपकी जबान से पता चलता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, कितने सेंसिबल हो, कितने मैच्योर हो, कितनी आप में गहराई है, ये आपके बातों से पता चलता है। कुछ भी आकर के बयानबाजी कर देना, कुछ भी आकर के बोल देना कि कुछ बहुत सारे, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देखा कि वो बोल रहे थे कि बहुत लोग खुश होते हैं जब हम लोग हारते हैं। तो भाई उनको मौका ही क्यों देते हो आप खुश होने का? आप ये बोलो ना कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना है, क्रिटिसिज्म तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो, कोई बात नहीं। और हारिस रऊफ का T20I में खेलना बनता भी है, क्योंकि ही इज अ T20I बॉलर यार। 4 ओवर फेंकता है वो, तेज फेंकता है, आता है, एफर्ट लगाता है, जान मारता है, बट आप उसको वनडे में भी खिला रहे हो, टेस्ट में भी खिला रहे हो, और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस खोज रहे हो, तो वो नहीं दे पाएगा। आपको समझना होगा, मसल्स डिलीवरी, मसल्स का जो मेमोरी होता है ना, वो बॉलिंग कर करके आएगी। आप एक 4 ओवर फेंकने वाले को बोलोगे कि दिन में 16 ओवर फेंको, तो वो क्या फेंकेगा और क्या करेगा? मजाक मजाक में कहा था ना वसीम अकरम ने, जिस दिन उसका डेब्यू हुआ था टेस्ट में, कि आप, मैं चाहता हूं इंशाल्लाह कि आप 100 टेस्ट मैच खेलें। वो वहीं पे बोला बस करे वसीम भाई। पहला ही टेस्ट में वो, उनको पता चल गया था ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है। बॉल कर करके पकता है आदमी। मोहम्मद सिराज क्यों इतना ओवर फेंक पाता है? क्योंकि वो हैबिचुअल है इस चीज का, वो बचपन से। बॉस उसके पास ना तो बूट्स होते थे, ना तो स्पाइक्स होते थे, ना तो इतने इंफ्रा इक्विपमेंट्स होते थे, और पिच भी ऐसी होती थी उबड़ खाबड़। वहां पर वो, उस जगह पर वो 15-15, 16-16 ओवर, 20-20 ओवर एक एक दिन में फेंकता था। तो अब तो उसके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है, तो वो आराम से फेंक पाएगा, और फेंक रहा है वो। मोहम्मद सिराज 5-5 टेस्ट खेला है यार, ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर के, इंग्लैंड में भी जाकर के। हारिस रऊफ को भी इस तरीके से स्टेटमेंट बचकानी वाली नहीं देनी चाहिए कि आप जब हार जाओगे तो फिर आपको यही क्राउड आपको लतियाएगा, जुतियाएगा, और आप इस चीज के हैबिचुअल हो चुके हो। अमेरिका में जब आप हारे थे इंडिया से, उसके बाद क्राउड ने, आप अपने वाइफ के साथ कहीं घूम रहे थे, वहां पे भी आपने बदतमीजी कर दी, वहां पे भी क्राउड आपके पीछे पड़ गया। देखो, एक तो होता है कि आप मुंह मत लगाओ, आप खुद वहां सामने से, आप सामने वाले को मौका दे रहे हो कि आओ मेरे अगेंस्ट में बॉल करो, आओ मेरे अगेंस्ट में फील्डिंग करो। मत करिए इस तरीके से। बहुत आसान होता है मीडिया के नजरों में खटकना और आना, बहुत आसान होता है। आप कुछ भी बोल दीजिए, देखिए फिर मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। और ये पाकिस्तान वालों को अच्छे से पता है कि कहाँ पे बोलूंगा तो मैं हाईलाइट पे आऊंगा, मैं लाइमलाइट में आऊंगा। ये लाइमलाइट आने का उनका जरिया होता है। ऐसा मत समझिए कि उनके पास ब्रेन नहीं है, ब्रेन बहुत है, और वो लगा रहा है, वो बहुत लगा रहा है। कि मेरे को थोड़ा सा भी मीडिया अटेंशन मिल जाए, लाइमलाइट मिल जाए, मेरे को स्पॉन्सर मिल जाए, मेरे को अच्छे से टीम, अगला तनवीर अहमद बनना चाहता है कि मेरा करियर फ्लॉप भी हो जाएगा तो मैं ये सब कर कर आके मीडिया पे आ जाऊंगा। मीडिया पे आना एक बात होती है, मीडिया पे छा जाना एक बात होती है।
आकाश चोपड़ा अच्छा प्लेयर नहीं था, बहुत कम, बहुत थोड़ी सी लिमिटेशन थी उसके, बट उसको उस लिमिटेशन में खेलना आता था। बट क्रिकेटर वो कैसा भी रहे कैसा भी नहीं, लेकिन कमेंटेटर वो बहुत जबरदस्त है, उसको हर चीज का नॉलेज है, हर चीज का वो सीखता है। चलिए बहरहाल आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ इसी तरीके से मीडिया में जो हाईलाइट और लाइमलाइट हो गए हैं हमारे वीरेंद्र सहवाग का, जो एशिया कप में और ब्रॉडकास्टर सोनी टीवी ने जो दोनों मिल मिल करके एक ऐड चलाया है हाइप क्रिएट करने के लिए, मीडिया मैच बिल्डअप करने के लिए इंडिया पाकिस्तान का, उसको देख करके बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग पर बट मेरा कहना है वीरेंद्र सहवाग पर क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो यार, वो नहीं करता तो कोई और ऐड करता, क्यों वीरेंद्र सहवाग पर क्रिटिसाइज कर रहे हो? जो वहां पे बाकी जितने और बूढ़े अंकल को, दादा को दिखाया गया या बच्ची को दिखाया गया या उसको दिखा, जस्ट बिकॉज ही इज ए वीरेंद्र सहवाग आप उस पर ट्रोल कर रहे हो, उस पर आप कमेंट कर रहे हो, सेम ऑन यू, सेम ऑन यू। बाकी इंडियंस जो है उनको, उनके ऊपर शेम क्यों नहीं? गवर्नमेंट के ऊपर क्यों नहीं? बीसीसीआई के ऊपर क्यों नहीं, जो वो मैच खिलवा रही है और मैच करवा रही है, उनपे क्यों नहीं? कल्प्रिट तो वो है सबसे पहले, क्योंकि वो मैच करवा रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग को आप टारगेट कर दिए, आप लोगों को धंधा हो गया है कि किसी एक को टारगेट कर देना। इन सब से बाहर निकलो, ऊपर उठो। आपको मैच देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, पर राइट आदमी को तो क्रिटिसाइज करो। बीसीसीआई को करो, जय शाह को करो, अमित शाह को करो कि क्यों पहलगाम अभी इतना जल्दी भूल गए क्या हम लोग? आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाना है, लोगों को खींचना है, उनके उनके बारे में गलत ओपिनियन रखना है, ये सब चीजें से अब ऊपर उठिए। वीरेंद्र सहवाग उठ चुका है, उसने उसको तो पैसे मिल गए, पैसे कमा लिया उसने, वो थोड़ी क्रिकेट खेल रहा है कि आप उसको बू करने आओगे और आप उसको क्रिटिसाइज करने आओगे। उसने तो पान गुटखा मसाला की भी ऐड की, उसने तो दारू की भी की। वीरेंद्र सहवाग अपने जमाने में बहुत बड़ा प्लेयर था, ऑस्ट्रेलियन टीम तक कांपती थी उससे भाई। गलत किया उसने या सही किया वो तो आकलन बाद में होगा, बट जो मेन कल्प्रिट है उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए ना। वो जब बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट मैच करा रही है तो मीडिया राइट्स वाले कर रहे हैं, मीडिया राइट्स वाले कर रहे हैं तो वो एडवर्टीजमेंट के लिए किसी न किसी को लेकर आएंगे। आपने सचिन तेंदुलकर का क्यों नहीं बॉयकॉट किया कि वो वसीम अकरम के साथ एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे साझा कर रहे थे और वहां पे कह रहे थे कि हम लोगों को टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए? वसीम अकरम ने जब वहां पे कहा कि हमें एक साथ मिलकर के टेस्ट मैच खेलना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहिए, आप लोग बस एक मोहरा ढूंढते हो कि किसको टारगेट करें, किसको नाम छोटा, मतलब बदनाम करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। मत करिए ये सब चीजों से आगे बढ़िए। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी, इंग्लैंड सब एक साथ फाइट करते थे, आज यूरोपियन यूनियन के साथ है और जर्मनी से बंदा उठ करके, सुबह उठ करके इंग्लैंड पे काम करने जाता है और इंग्लैंड फिर रात शाम को घर वापस आ जाता है जर्मनी। मैच खेल रहे हैं, डिसाइड हो चुका है, आप मैच पे फोकस करिए, बाकी की चीजों पे छोड़ दीजिए, वो बाकी चीजें बाकी लोग देख लेंगे। कब तक ये सब चीजें हम लोग करते रहेंगे यार कि हमको ये बॉयकट करो, ये सेम करो, वो करो? जिस दिन मैच होगा उस दिन वो जो जो ये सेम कर रहे हैं उस दिन वो मैच नहीं देखेंगे, क्या बोलेंगे नहीं हमको मैच नहीं देखना है? थोड़ा सोचिए, इसको यूज करिए। हम लोगों को इसी सब चीजों में उलझा के रखा हुआ है। जब डिसाइड हो गया है खेलना है, ठीक है भाई, वी आर सोल्जर्स, वी विल रेडी फॉर इट। बट हाँ, आप ये इंश्योर कराइए कि मैच में हीट मोमेंट ना हो, कोई ऐसा उग्रवादी चीज ना हो और फैंस कुछ इस तरीके का काम ना करें जिसकी वजह से खेल और खिलाड़ी पे बदनामी है। बस और यही, कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं इसके अलावा। चलिए मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, जहां पर हम क्रिकेट की कुछ और गुफ्तगू करेंगे और बातें करेंगे, जो जो कुछ भी न्यूज आ रहा हो उस पर हम चर्चा करेंगे, अपने व्यू पॉइंट रखेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।